हेलो नमस्कार। एमपी टेट सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित टॉप मोस्ट सन 2000 से लेकर 2023 तक की परीक्षाओं में आए हुए पिछले प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आपको भी मतलब ऐसा लगेगा कि वाकई में परीक्षा में अब हम हारने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। देखो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जाएगा। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन केटी शाह का है। किसका कथन है? केटी शाह का। और दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैं बात करूं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, किसकी बात चल रही है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ पर है दोस्तों? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और भाग की बात करें दोस्तों तो भाग 4 में, किसमें दोस्तों? भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु होना चाहिए। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बनना है अगर, ठीक है, तो उसके लिए उसकी उम्र कितनी होना चाहिए? उस व्यक्ति की आयु क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, उसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए। कितने वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष। यानी कि जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेगा वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए आप, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, ठीक है। देखिए आप, उपराष्ट्रपति, देखो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये प्रश्न भी आपके बन सकता है दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब आपसे बात ये कर रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है। यानी कि लोकसभा की बात करें अपन तो लोकसभा के पूरे सदस्य और राज्यसभा के भी दोस्तों पूरे के पूरे सदस्य इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, ठीक है। यहाँ बात करें अपन राष्ट्रपति की, देखो कंपैरिजन में मैं दोनों को ही बता रहा हूँ आपको। पूछा आपके क्या गया? उपराष्ट्रपति का, लेकिन मैं राष्ट्रपति का बता देता हूँ आपको। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भी भाग लेंगे, राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। और इसके अलावा हम बात करें तो भारत के संघ केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में हम बात करें तो कौन कौन दोस्तों? एक तो दिल्ली और दूसरा हम बात करें दोस्तों तो पुदुचेरी, ठीक है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी इसमें भाग लेंगे, ठीक है। और रही बात राष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये बात ध्यान रखना आप। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि दोस्तों, इनको राष्ट्रपति तो मनोनीत करता है। जब राष्ट्रपति मनोनीत करेगा तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कैसे लेंगे भाई? ये तो राष्ट्रपति को वोट देंगे ना, इसलिए ये भाग नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? देखो दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों देखो, अनुच्छेद 85 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा देखो, जो राज्य अपन बात करें लोकसभा के अलावा विधानसभा, ठीक है, विधानसभा को कौन भंग करता है दोस्तों? तो विधानसभा को राज्यपाल, ठीक है। विधानसभा राज्यों में होती है, उसको राज्यपाल भंग करता है दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए आप, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, राज्य की विधानसभा की बात चल रही है, तो राज्य की विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से दोस्तों? राज्यपाल की अनुमति से ही पेश होगा दोस्तों, ठीक है। और हम बात करें दोस्तों तो लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो दोस्तों उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? दोस्तों देखो, राष्ट्रपति अभिभाषण कब करता है दोस्तों? देखो, संसद का सत्र, यानी कि संसद जब समाप्त हो जाती है तो समाप्त होने के बाद में 5 साल के लिए पहली बार जब संसद की बैठक होती है, पहली बैठक होती है, तो उस बैठक में दोस्तों क्या होता है? राष्ट्रपति अभिभाषण करता है दोस्तों। अच्छा, दूसरा अभिभाषण कब करता है राष्ट्रपति? तो दूसरा अभिभाषण है ना दोस्तों, तो राष्ट्रपति दूसरा अभिभाषण बजट सत्र में, ठीक है। हर साल जब भी बजट सत्र आ जाता है दोस्तों फरवरी मार्च में, ठीक है, फरवरी मार्च में जब भी बजट सत्र आता है तो उसमें भी राष्ट्रपति का क्या होता है दोस्तों? अभिभाषण होता है, ठीक है। और अब हमसे दोस्तों पूछा गया, क्या पूछा है? किसके राष्ट्रपति का
अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो भी भाषण देगा उसको कौन तैयार करेगा दोस्तों? तो उसको दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, यानी कि केंद्र का जो मंत्रिमंडल है हमारा, केंद्र का जो मंत्रिमंडल है जिसमें जितने भी मंत्री हैं वो सभी मंत्री क्या करेंगे दोस्तों, वो इस राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करेंगे, क्योंकि वही तो बताएंगे कि हमें क्या काम करवाना है आगे देश में और कौन सा काम हमने समाप्त कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों संसद की बैठक की बात चल रही है, ठीक है, तो देखो एक वर्ष में कम से कम 2 बार, यानी कि हर 6 माह में संसद की बैठक होना दोस्तों अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखो, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से, यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो दोस्तों उसे 6 माह के अंदर, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का मंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है, वो बन सकता है दोस्तों, वो बन सकता है, बिना मंत्री हुए भी बन सकता है वो, लेकिन दोस्तों उसको 6 महीने के अंदर उसको जनता का प्रतिनिधि, मतलब जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आना पड़ेगा उसको। ठीक है, आगे देखिए आप, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, यानी कि प्रतिनिधित्व, सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किसका है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रतिनिधित्व की बात करें ना दोस्तों, तो वो उत्तर प्रदेश का है। किसका है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का है। और हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में हम बात करें लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा की कितनी सीटें भाई दोस्तों? 403। ठीक है, 403 सीटें हैं। ठीक है, और हम बात, सॉरी लोकसभा की नहीं, हाँ लोकसभा की और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है, तो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किसका है? उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। ठीक है, और इसकी सीटों की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी है और राज्यसभा की कितनी है? ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके बन सकता है दोस्तों। हाँ, तो इसमें बात करें दोस्तों, तो लोकसभा की बात करें अपन, तो लोकसभा की कितनी सीटें दोस्तों? 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की बात करें दोस्तों, तो राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो ये भी प्रश्न आपके बन सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत में संघ राज्यों का शासन। दोस्तों संघ राज्यों का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है दोस्तों। और नए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, तो नए केंद्र शासित प्रदेश एक तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, और एक है लद्दाख, और दोस्तों दादर व नागर हवेली और दमन दीव, दोनों को मिलाकर उनको एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है। ठीक है दोस्तों, वो 2 थे। ठीक है, हाँ, तो आपसे क्या पूछ रहा है, भारत में संघ राज्यों का शासन, ठीक है, होता है, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है वही क्या करता है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन करता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? दोस्तों देखो, भारत का मुख्य विधि, मतलब भारत का जो कानून मंत्री, मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो दोस्तों वो कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों। और इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, और बात करें तो दोस्तों महान्यायवादी, तो महान्यायवादी वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है दोस्तों? तो के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल। ठीक है दोस्तों, कौन है? के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान महान्यायवादी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? तो दोस्तों केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा की बात करें दोस्तों, यानी कि विभाजन की बात करें दोस्तों, तो वो 7वीं अनुसूची में, ठीक है, कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? राज्यसभा की। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जो दिया जाता है दोस्तों, वो जनसंख्या के अनुपात पर, ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के अनुपात पर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया था किसका है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 31 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, ये आंसर रहा। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। देखो दोस्तों, ये प्रश्न मैं बता चुका हूँ शुरू में ही आपको। ठीक है, और फिर आ गया ये प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न ऐसे ही आते हैं पेपर में, आप ये डरिए नहीं पेपरों को। सिर्फ क्या होता है कि पेपर का जो लेवल होता है, पेपर का जो स्ट्रेस होता है, उसको आप झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, यही होता है, बाकी प्रश्न वही आते हैं फिर के। ठीक है, तो देखो आप, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और विधानसभाओं के
निर्वाचित सदस्य होते हैं और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन है? तो दोस्तों अनुच्छेद 149 में, किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान के किस किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो दोस्तों दल बदल से संबंधित, ठीक है, संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो दोस्तों ये 10वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत के संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों जो आपातकाल की व्यवस्था है वो जर्मनी से ली गई है भारत में। ठीक है, कहाँ से ली गई है? जर्मनी के संविधान से ली गई है दोस्तों। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार की बात करें दोस्तों तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य 51 के अंतर्गत है, कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो ये रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए, सोवियत संघ से। ठीक है, रूस का पुराना नाम है सोवियत संघ। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या तात्पर्य है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत व संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत के बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य यह है कि मतदाता वरीयता क्रम में दिया जाएगा, मतलब वरीयता के आधार पर मतदाता को चुना जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों मैं समझा भी देता आपको। ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस है इसकी। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, ये होता है एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, ये वरीयता के आधार पर। ठीक है, और ये क्या होता है? राज्यों के जो संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत के बराबर और सभी विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों के मत के बराबर इनका भी मत निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जब टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, यह क्वेश्चन है, इतना टाइम है भी नहीं अपने पास। ठीक है, आगे देखिए आप, और ऐसा प्रश्न में आता भी नहीं आपको। आप तो दो बात याद रख लो, क्या? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, ये दो बात याद रख लो, इससे प्रश्न मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो आगे, पांडिचेरी के प्रशासक, पांडिचेरी अब पुदुचेरी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पुदुचेरी के प्रशासक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको उपराज्यपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, लोक लेखा समिति में 22 सदस्यों में से राज्यसभा के कितने होते हैं? देखो दोस्तों, लोक लेखा समिति है ना दोस्तों, लोक लेखा समिति। ठीक है, उसमें सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? टोटल 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें से 15 किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं दोस्तों, लोकसभा से। ठीक है, और राज्यसभा से बात करें दोस्तों तो राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों देखो, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है। कौन से में? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है दोस्तों। और वर्तमान की बात करें दोस्तों तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 99+1 यानी कि 100 न्यायाधीश है दोस्तों। कितने हैं? 100, एक मुख्य न्यायाधीश और 99 अन्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस समिति के सदस्यों की संख्या की बात करें दोस्तों तो कितनी है? 7 सदस्य हैं इसमें। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 7 सदस्य हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे देखिए आप, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। भारत की संघ कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ठीक है, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जो इसकी शक्ति का प्रयोग करता है ना दोस्तों, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है दोस्तों। किसकी सहायता से? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। ठीक है, आगे देखो आप, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो दोस्तों उसके 3 वाचन होते हैं दोस्तों। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं, यानी कि कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित जो विधेयक होता है उसके कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों 5 वर्ष के बाद। ठीक है, 5 वर्ष के पश्चात, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति वित्त आयोग का क्या करता है दोस्तों? गठन करता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए आप, अच्छा वर्तमान की बात करें तो वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह दोस्तों। कौन है दोस्तों? एन.के. सिंह। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। ठीक है, आगे देखिए आप, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है?
किस देश के संविधान की देन है? कौन से समवर्ती सूची? तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो दोस्तों किसमें निहित है? भारत की जनता में। ठीक है, भारत की सर्वोच्च सत्ता यानी कि भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को शामिल किया गया है? तो दोस्तों क्या पूछा है इसमें आपसे? भाग पूछा है दोस्तों, इस बार आपसे भाग पूछा है, यानी कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों भाग 3 में। भाग तीन में क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। भाग 4 की बात करूँ दोस्तों, तो भाग 4 में क्या है दोस्तों? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों 4 के इसमें क्या है दोस्तों? इसमें क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। और 51 के अंतर शामिल किया गया इनको। ठीक है, अनुच्छेद। आगे देखो आप, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। ये स्वतंत्रता किस संविधान में अंतर्निहित है? तो दोस्तों ये 19 आई में। ठीक है, 19(1) के अंदर है दोस्तों ये। ठीक है, 19(1) के अंदर है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है दोस्तों। और संयुक्त अधिवेशन की बात करें, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद कौन से में दोस्तों? अनुच्छेद 108 में वर्णन है दोस्तों। ठीक है, 108 के अंदर वर्णन है। ठीक है, आगे देखो आप, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष को मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों कौन सी समिति की बात चल रही है? संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन, तो मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है दोस्तों। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ओम बिरला। कौन है दोस्तों? ओम बिरला। और ओम बिरला कहाँ से है दोस्तों? तो ये कोटा राजस्थान से। कहाँ से दोस्तों? कोटा राजस्थान से। ठीक है, आगे देखो आप, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिशी अधिकार है दोस्तों। कौन सा? केवल सिफारिशी कर सकती है दोस्तों, और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, और आपको पता ही है कि धन विधेयक हमेशा कहाँ आता है दोस्तों? कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? दोस्तों लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो दोस्तों परिसीमन आयोग करता है दोस्तों। कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है दोस्तों। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो दोस्तों नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन की बात करें दोस्तों, तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? गणतंत्र की बात चल रही है दोस्तों। संविधान की उद्देशिका में प्रस्तुत गणतंत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। ठीक है दोस्तों, वंशानुगत का मतलब होता है, इंग्लैंड में अभी तक भी वंशानुगत शासन है। वहाँ क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी जिसका शासन है उसका ही चलता है दोस्तों। ठीक है, वहाँ राजा का शासन चलता है। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है? हमारा जो राज्याध्यक्ष है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है दोस्तों। क्या होता है? निर्वाचित होता है। ठीक है, अनुसूचित जाति और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान की बात चल रही है, तो किस सूची में किया गया है? तो दोस्तों ये बात करें अपन तो 5वीं और 6वीं अनुसूची। कौन सी दोस्तों? 5वीं और 6वीं, इन दोनों अनुसूचियों में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखो आप, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? देखो सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा।
ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों भारत का जो शासनाध्यक्ष है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दोस्तों, मूल अधिकार, इनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? दोस्तों विधान परिषदों की बात कर चल रही है। ठीक है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो दोस्तों ये 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, किसके अंतर्गत दोस्तों? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो दोस्तों भारत का जो राजनीतिक दर्जा था वो क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिगण राज्य। ठीक है, ये संबंध था दोस्तों, ठीक है, राजनीतिक दर्जा था। ठीक है, आगे देखो आप, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। देखो दोस्तों, कोई भी भारतीय नागरिक है और वो विदेशी उपाधि धारण करना चाहता है, कोई भी विदेशी की उपाधि, यानी कि कोई फॉरेन कंट्री अगर भारतीय किसी नागरिक को कोई उपाधि देती है तो वो व्यक्ति उपाधि धारण नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा उपाधि धारण कब करेगा? जब दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी तब। ठीक है, आगे देखो आप, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? दोस्तों मौलिक अधिकारों की, किसकी दोस्तों? मौलिक अधिकारों की संख्या, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया था दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और संविधान के निर्माण के समय दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 7 थी। ठीक है, और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करें दोस्तों तो कितनी है? 6 है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में दोस्तों। और उसकी खंडपीठ की बात करें दोस्तों, खंडपीठ कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें दोस्तों तो देखो अपने पास के देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में, जबलपुर में दोस्तों। और इसकी खंडपीठ की बात करें दोस्तों तो खंडपीठ कहाँ पर है? एक तो ग्वालियर है, और ग्वालियर के अलावा एक कहाँ पर है दोस्तों? एक इंदौर में है। और इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो भोपाल में है नहीं दोस्तों, ये बन रही है दोस्तों अभी, है ना, अभी चालू नहीं हुई है। ठीक है, आगे देखिए आप, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये प्रयागराज में दोस्तों, प्रयागराज, और प्रयागराज का मतलब इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो दोस्तों अच्छा प्रथम की पूछ रहा है। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अच्छा दोस्तों, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन है, अभी कौन है भारत के चुनाव आयुक्त? तो अभी की बात करें दोस्तों तो राजीव कुमार। कौन है दोस्तों? राजीव कुमार। कौन है दोस्तों? राजीव कुमार भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त है। ठीक है, आगे देखो आप, भारत की सर्वोच्च विधि यानी कि सबसे बड़ा कानून क्या है दोस्तों? संविधान है दोस्तों। क्या है? संविधान है दोस्तों। क्या है? संविधान। ठीक है, आगे देखो आप, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति की बात करें दोस्तों तो टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। ठीक है, और लोक लेखा समिति की बात करें दोस्तों तो लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने होते हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आपको। ठीक है, लोकसभा से बात करें तो लोकसभा से कितने होते हैं? 15। अच्छा राज्यसभा से कितने होते हैं भाई? तो राज्यसभा से बात करें दोस्तों तो राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए आप, भारत के किस राज्य के लिए राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? देखो, भारत के किस राज्य के लिए राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान में, तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर को
डिवाइड कर दिया है और दोस्तों इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बदल दिया गया है। और अब ये क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। और अब यहाँ पर राष्ट्रपति का ही सर्वोच्च अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को, किसको दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, और दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है दोस्तों, संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित, संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित शब्दावली विधि का शासन, विधि का समान संरक्षण, सॉरी विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों विधि के समान संरक्षण की बात करें दोस्तों तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए आप, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? दोस्तों मौलिक अधिकारों की बात चल रही है। ठीक है, मौलिक अधिकार, अगर आपके मौलिक अधिकारों का, आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो दोस्तों, अच्छा मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है, या रीट इंग्लिश में भी आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कितने प्रकार की रीट जारी करता है दोस्तों? तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 5 प्रकार की। और 5 प्रकार की रीट है ना दोस्तों, ये कौन जारी करता है? ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है दोस्तों, भारत का उच्च न्यायालय जो दिल्ली में है। ठीक है, और बात करें दोस्तों तो एचसी की बात करें, एचसी हाई कोर्ट, ठीक है, जो राज्यों में होता है, वो 6 प्रकार की रीट जारी करता है दोस्तों। ठीक है, और 6वें नंबर की जो कौन सी होती है वो एनजेक होती है दोस्तों, एनजेक। ठीक है, आगे देखो आप, इंजेक्शन होती है। ठीक है, आगे देखो आप, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों देखो क्या कह रहा है आपसे, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, समान न्याय यानी कि सभी के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये 39A में वर्णित है दोस्तों ये। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान में बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखो आप, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों देखो, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो दोस्तों ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और ये 7वीं सूची में वर्णन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? तो दोस्तों संसद का जो अधिवेशन प्रारंभ होता है उसके 6 सप्ताह बाद, ठीक है, 6 सप्ताह बाद में अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर स्वीकृति न दे तो। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस पर अगर संसद एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति नहीं दे तो क्या हो जाता है? अप्रभावी हो जाता है दोस्तों ये। ठीक है, 6 सप्ताह के बाद। ठीक है, आगे देखो आप, 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों 51 के में। ठीक है, अनुच्छेद 51A में या 51 के में, और में किसको जोड़ा गया है दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो कि किस में जोड़ा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है दोस्तों, और इनकी बात करें हम दोस्तों तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संविधान? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, देखो दोस्तों मज़ा आ रहा होगा ना आपको पढ़ने में, बहुत आनंद आ रहा होगा। आप भी देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं ऐसा वीडियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको हम वही चीज़ पढ़ाएंगे, वही कंटेंट देंगे जो पेपर में आता है। हम आलतू फालतू की चीज़ें नहीं बताएंगे आपको, ऐसा नहीं कि फालतू के वीडियो लेके आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए आप,
संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, पंचायत राज विषय है, तो दोस्तों पंचायत राज विषय की बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है पंचायत राज। ठीक है दोस्तों, और नगरीय निकाय भी किसका है दोस्तों? राज्य सूची का विषय है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, किसमें दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि कहाँ है? 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है दोस्तों, उनमें अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंत स्थापित किया गया? देखो दोस्तों ये प्रश्न अभी जस्ट ऊपर करवा के आया मैं आपको। ठीक है, वही प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंत स्थापित किया गया? तो 1976 में स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है, तो दोस्तों ये किसमें वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत के आधारभूत उद्देश्यों और लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? यानी कि भारत के आधारभूत लक्ष्यों, आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में? तो दोस्तों प्रस्तावना में। किसमें दोस्तों? प्रस्तावना में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? देखो दोस्तों भारतीयों के लिए क्या कह रहा है आपसे? देखो भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो दोस्तों ये क्रिप्स प्रस्ताव आया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था दोस्तों? ये क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। कब आया था दोस्तों? 1942 में आया था, उसमें किया गया था। ठीक है, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण, यानी कि भारतीयों को सत्ता क्या कर दी जाएगी? हस्तांतरित कर दी जाएगी, यानी कि दे दी जाएगी। ठीक है, आगे देखो आप, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो दोस्तों ब्रिटिश जो संसद है उसके लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे देखिए आप, ये कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक, यानी कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। ठीक है, ये कथन किसका है दोस्तों? तो किसका कथन है ये? केसी वीयर का, केसी वीयर का कथन है दोस्तों ये। ठीक है, किसका कथन है? केसी वीयर का। ठीक है, संविधान के भाग 3 में वर्णित, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है दोस्तों। कितनी है? 6। और 7वें नंबर का जो मौलिक अधिकार है वो हटा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और उसको लीगल राइट्स कर दिया है आप। ठीक है, आगे देखो आप, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन जीने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 21 के 1 के तहत। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये भारत शासन अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के तहत। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार के तहत, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909, इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद की बात चल रही है। ठीक है, के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, ये कहाँ है? 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद कहाँ पर है? 263 के अंदर है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन देश के संविधान से उद्गृत है। तो दोस्तों ये कनाडा के संविधान से। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। ठीक है, और 7वीं अनुसूची में वर्णित है ये। ठीक है, आगे देखो आप, सरकारी उपक्रम समिति। कौन सी समिति दोस्तों? सरकारी उपक्रम समिति, इसी को हम वित्तीय समिति भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, और दोस्तों राज्यसभा से बात करें अपन, राज्यसभा से, तो वहाँ से 7 सदस्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे देखो आप, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? देखो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय
राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो 1949 में, ठीक है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें दोस्तों तो 1866 में। कब हुई थी? 1866 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखो आप, किस संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है? तो दोस्तों देखो, क्या कह रहा है आपसे, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है? यानी कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे, उससे बाहर है, ठीक है। तो यानी कि इनके चुनाव से संबंधित, ठीक है, इनके निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है किस किस के? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का और लोकसभा अध्यक्ष का। तो विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? 39वां संविधान संशोधन 1975 में ये डिसाइड हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो दोस्तों राज्य सूची के विषयों पर जारी नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात करें तो आपातकाल, देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाए, ठीक है, या राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कर सकता है दोस्तों, ठीक है। ये अपवाद भी है, ठीक है। आगे देखो आप, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो दोस्तों लोक अदालत की बात करें तो ये गुजरात में। सर्वप्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये गुजरात में की गई थी दोस्तों। कहाँ? गुजरात में, ठीक है। आगे देखो आप, संसद में जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है उसे कहा जाता है, तो उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या कहा जाता है? तारांकित, यानी कि मौखिक प्रश्न, ठीक है, मौखिक उत्तर दिया जाता है तो उसको तारांकित प्रश्न कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? तो दोस्तों वो नेपाल है दोस्तों। कौन सा है? नेपाल है, ठीक है। आगे देखो आप, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, दोस्तों भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी की बात करें दोस्तों तो भारत का महान्यायवादी होता है। और भारत का महान्यायवादी की बात करें दोस्तों तो इसका अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखो आप, भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? देखो, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आगे देखो आप, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? दोस्तों मूल अधिकारियों को बात करें, मूल अधिकारों को, तो सर्वप्रथम किस देश में मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही हमने मूल अधिकारों को लिया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखो आप, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो दोस्तों कौन कर सकता है? देखो, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो अखिल भारतीय सेवाएं मतलब यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, ठीक है। यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो दोस्तों राज्यसभा कर सकती है। और कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। यानी कि राज्यसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पारित कर दे तो लोक सेवाओं का सृजन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो आप, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितनी प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? देखो दोस्तों, विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, यानी कि जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, ठीक है, तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी क्या है? विपक्ष की पार्टी है, ठीक है। तो यानी कि विपक्ष के नेता के रूप में कितनी सीटें लाना जरूरी है दोस्तों? 10% सीटें लानी चाहिए। कितनी सीटें? 10% सीट। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो दोस्तों अलग अलग जो प्रवर्ग है उनको समाप्त करने के लिए क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का। और राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें दोस्तों तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फजल अली। कौन थे दोस्तों? फजल अली ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की। और राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में ही भारत में राज्यों का गठन हुआ था, ठीक है। आगे देखिए आप, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में बनाया गया था? ठीक है दोस्तों, तो 1962 में। कब दोस्तों? 1962 में गोवा को भारत का राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। और पुर्तगाली बस्तियों को भी, ठीक है। आगे देखो आप,
वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है वो वर्तमान में वैधानिक अधिकार है, यानी कि लीगल राइट्स है दोस्तों। कौन सा है? लीगल राइट्स है। ठीक है, आगे देखो आप, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता संबंधी अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? तो दोस्तों ये 1976 में किया था। कब किया था? 1976 में। यानी कि किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संहिता अधिनियम के नाम से पारित किया? 1976 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो दोस्तों बात करें अपन तो किस संविधान संशोधन अधिनियम ने, तो 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, उसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, राज्य विधानमंडल को कितनी अवधि के भीतर संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है? तो दोस्तों जो राज्य विधानमंडल है उसको कितनी अवधि के भीतर संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है? तो इसकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं है दोस्तों, इसकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों वीवी गिरी। कौन थे दोस्तों? वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी, इसको इस तरह से याद रख लीजिए कि वीवी गिरी और गिरे, अरे भैया गिर गिर के तो टूट के तो पड़ेंगे दोस्तों ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये द्वितीय मतगणना में, ठीक है, द्वितीय मतगणना के फलस्वरूप निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, और अमेरिका की बात करें दोस्तों, अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर नागरिकता कैसी है? दोहरी नागरिकता है दोस्तों। वहाँ पर कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। ठीक है, यानी कि राज्यों की अलग नागरिकता और देश की नागरिकता, यानी कि दोहरी नागरिकता है दोस्तों वहाँ। ठीक है, आगे देखो आप, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? तो दोस्तों लोकसभा के कोरम के लिए 1/10। ठीक है, यानी कि कुल सदन की संख्या का 1/10 संख्या उपस्थित हो तो सभा संचालित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य स्तर की बात चल रही है, तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है दोस्तों। कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? देखो नए राज्यों के गठन, कोई नया राज्य बनाना है तो उसका गठन और सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो दोस्तों संसद के पास में है। यानी कि कोई राज्य, मतलब देखो हम बात करें दोस्तों तो नए राज्यों का गठन करना है, कोई भी राज्य भारत में बनाना है या उसका नाम परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तन करना है, तो इसका अधिकार किसके पास में दोस्तों? संसद के पास में। किसके पास में? संसद के पास में। ठीक है, आगे देखो आप, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है दोस्तों। किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो भारत में लोकसभा की बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर। किसके परामर्श पर दोस्तों? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? तो यानी कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन की बात करें दोस्तों तो ये 3 अप्रैल, कब दोस्तों? 3 अप्रैल 1952 को, कब दोस्तों? 1952 को गठन किया गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना, यानी कि संसद का कोई सदस्य है अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति संसद का हो या राज्य की विधानसभा का हो तो वो 60 दिन तक अगर अनुपस्थित हो,
ठीक है, अनुपस्थित हो तो उसका पद स्वतः ही रिक्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं दोस्तों। कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य ही अपनों में से वरिष्ठता के आधार पर चुनते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? देखो, संघ शासित प्रदेश यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं। बिल्कुल, हाँ भेजते हैं दोस्तों, बिल्कुल भेजते हैं। ठीक है, यानी कि संघ शासित प्रदेश हैं वो भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ है? तो दोस्तों अब तक पद पर रहते हुए, ठीक है, अब तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों का, ठीक है, 3 प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान। ठीक है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उससे संबंधित कोई विवाद है तो उसे किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, देशी नरेशों के प्रीवी परसों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो दोस्तों ये 26वें संविधान संशोधन के द्वारा समापन किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि देशी नरेशों के प्रीवी परसों और विशेषाधिकारों को। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आप, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की? यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की? तो दोस्तों ये 31वें संविधान संशोधन ने, किसने? 31वें संविधान संशोधन ने ये निर्धारित कर दिया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों अंतरकालीन संसद के रूप में 26 जनवरी 1950 से हुआ था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, किस दिन से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? तो दोस्तों संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसे दोस्तों कहाँ पर पहुँचा दिया गया है? 300A में। कहाँ पर पहुँचा दिया गया है? अनुच्छेद 300A में पहुँचा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 दोस्तों। कौन सा? अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का प्रावधान करता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक है उसको संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों किसी भी सदन में, ठीक है, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है वो। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कार्यकारी को छोड़कर। ठीक है, कार्यकारी की बात नहीं चल रहा है, के अलावा। तो जाकिर हुसैन दोस्तों। कौन थे? जाकिर हुसैन सबसे कम उम्र के थे, भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। ठीक है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों भाषाई आधार पर गठन की बात करें दोस्तों, फजल अली आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1956 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार विधानसभा में 243, कितनी सीटें हैं दोस्तों? 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। भारत का संपूर्ण संविधान किस तिथि से प्रभाव में आया? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, भारत का संपूर्ण संविधान अस्तित्व में आया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का नया परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो दोस्तों 2026 की जनगणना के बाद किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखो आप, राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो दोस्तों राज्यसभा है ना, वो धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो दोस्तों धन विधेयक हमेशा पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में। जाएगा कहाँ? राज्यसभा में। फिर तो राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन में अगर कोई जवाब नहीं दिया तो वो अपने आप पारित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, देखो गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो
1987 में। कब? 1987 में दर्जा दिया गया, यानी कि गोवा को 1987 में तो दर्जा दिया गया। और हम बात करें दोस्तों, या कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है, गोवा को और पुर्तगाली बस्तियों को भारत में कब मिलाया गया? 1962 में, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। ये पुर्तगालियों के अंडर कस्टडी में था गोवा पहले, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भी, ठीक है। आगे देखो आप, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों महापौर कहा जाता है, नगर निगम, ठीक है। नगर निगम जैसे इंदौर नगर निगम, जयपुर नगर निगम, है ना। राजस्थान की बात करें तो जयपुर, इंदौर की बात, भोपाल नगर निगम, एमपी की बात करें तो, ठीक है दोस्तों, अलग अलग राज्यों में नगर निगम होते हैं। इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? महापौर होता है, ठीक है। आगे देखिए आप, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? तो दोस्तों देखो, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? तो दोस्तों 14 दलों को। कितने दलों को? 14 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। आगे देखो आप, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का जो सचिवालय है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृत किया गया? तो दोस्तों स्वीकृति प्रदान कब की गई दोस्तों? 26 नवंबर को। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो दोस्तों कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। बाद में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई, 12वीं जोड़ी गई। इन अनुसूचियों की बात करें तो 9वीं किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं नगरीय स्वशासन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आऊँगा। और जिन विद्यार्थियों के पास में इन वीडियो का पता नहीं है, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि कहाँ पर ये वीडियो मिलेंगे, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और मैं लगभग 2,500 से 3,000 प्रश्न है दोस्तों, ये इन प्रश्नों को मैं वन लाइन के फैक्ट के रूप में आपको करवा दूंगा। जरूर आप पूरे वीडियो को देख लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और मैं आपको के लिए अच्छा कर रहा हूँ तो दोस्तों एक लाइक जरूर बनता है और एक शेयर जरूर बनता है। धन्यवाद दोस्तों।